धुरंधर हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। एक ऐसी पेट्रियोटिक फिल्म खुदा कसम, अब एक और हिंदुस्तानी सर काट कर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा, जिसे देखकर पाकिस्तान से लेकर पता ना मेजर इकबाल ने क्या कहा था, हम फिर से आएंगे, फिर घुसेंगे, फिर मारेंगे। मेजर इकबाल जिंदाबाद। कुछ इंडियंस की फटी पड़ी है कि मकसद था बीजेपी का प्रोपेगेंडा करना। एक बेईमान फिल्म है, ईमानदारी की सख्त कमी है। मुझे प्रॉब्लम ऐसी फिल्मों से है जो बेईमानी और नफरत फैलाती हैं। आपकी फिल्म एक बेईमान फिल्म है। मैं अभी 4 घंटे तक अफीम खा के आई। जी हाँ, हिंसा की अफीम, नफरत की अफीम। पर सवाल ये, क्या सच में ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा के तहत बनाया गया है? क्या इस फिल्म के थ्रू नरेंद्र मोदी के इमेज को व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई है, नोटबंदी को एक मास्टर स्ट्रोक दिखाकर? तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं, क्या वाकई में नोटबंदी एक मास्टर स्ट्रोक था पाकिस्तान के लिए, या फिर ये नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी बेवकूफी थी। यह कहानी शुरू होती है साल 2016 को, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही झटके में 1000 और 500 के नोट पर बैन लगा दिया। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 500 और 1000 के नोट बंद होते ही कैश की काफी ज्यादा कमी हो गई। लोगों को घंटों घंटों बैंक्स और एटीएम के बाहर खड़ा रहना पड़ा। करोड़ों नौकरियां खत्म हो गई। इंडिया की इकोनॉमी 2% से नीचे गिर गई। और सबसे बड़ी बात, आरबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक 99% पैसा आरबीआई के पास वापस लौट गया। मतलब जिस वजह से नोटबंदी की गई थी, ब्लैक मनी और करप्शन को लेकर, वो वहीं के वहीं रह गया। सिस्टम में कुछ बदलाव नहीं हुआ। नोटबंदी मोदी सरकार की एक फेलियर साबित होती है। फिर क्यों नोटबंदी को एक मास्टर स्ट्रोक दिखाया गया धुरंधर फिल्म में? आइए समझते हैं चैप्टर 2 में। धुरंधर फिल्म में आपने एक सीन देखा होगा, जब हमजा, जो एक इंडियन स्पाई एजेंट था, वह एक फैक्ट्री में जाता है जहां पर भारत की नकली नोट छापी जा रही थी। एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि धुरंधर एक फिक्शनल मूवी है। आपने अगर मूवी देखा होगा तो मूवी के स्टार्टिंग में ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि यह फिल्म एक काल्पनिक है। हाँ, ये कुछ रियल इवेंट से इंस्पायर्ड जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मूवी के हर एक लाइन को आप फैक्ट चेक करने लगो। जो कर रहे हैं वो बेवकूफ है। यह एक पेट्रियोटिक फिल्म है जिसमें इंडिया के स्पाई एजेंट का लाइफ को दिखाया गया है। वापस हम नोटबंदी पर आते हैं। तो उस फैक्ट्री में आपने देखा होगा कि भारत के नकली नोट छापी जा रही थी। उस कंपनी का नाम था खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जिसे अल्ताफ खनानी और जावेद खनानी नाम के 2 भाई चलाते थे। इस कंपनी का काम होता था जो फेक इंडियन करेंसी पाकिस्तानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन छापती थी, उस फेक इंडियन करेंसी को हवाला चैनल के थ्रू दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर इंडियन मार्केट में सर्कुलेट करना। पीएसपीसी दोस्तों पाकिस्तान की एक गवर्नमेंट बॉडी है जो पाकिस्तान के लोगों के लिए ऑफिशियली पाकिस्तानी करेंसी प्रिंट करती है, और इस बात को प्रूफ करता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। साल 2014 में नोटबंदी से कुछ साल पहले एनआईए आरबीआई को यह बताता है कि जो फेक इंडियन करेंसी की जो फीचर है, उसकी जो क्वालिटी है और उसके जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं, वह बिल्कुल पाकिस्तान की करेंसी से मैच करती है। इसका मतलब सिंपल था दोस्तों, इंडिया की जो फेक करेंसी है वो पाकिस्तान में वहां की गवर्नमेंट आईएसआई के साथ मिलकर प्रिंट कर रही है, और उस पाकिस्तान में छपे उस नकली नोट को भारत में लाने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क बनाया गया था, जो नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका और यूएई जैसे देशों के रास्ते भारत में स्मगल किया जाता था। और एक बार जब वो फेक इंडियन नोट बॉर्डर क्रॉस कर जाती, तो उस नकली पैसे को भारत में पहले से मौजूद क्रिमिनल नेटवर्क तक पहुंचाया जाता, जो स्मगलिंग और इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते थे। इन पैसों को कैटल्स मार्केट में लगाया जाता, और उस वक्त पर उत्तर प्रदेश इसका एक मेजर हब बन गया था। और ये सारी कहानी साल 2016 से पहले हो रही थी। और इन नकली पैसों का इस्तेमाल मेनली 2 कामों में होता था। पहला, टेररिज्म को फंड करने में और इंडियन इकोनॉमी को वीक करने में। RNW, IB और DRI ने पार्लियामेंट को यह बताया कि लश्कर-ए-तैयबा
अल बदर, हिजबुल मुजाहिदीन और दाऊद इब्राहिम के क्रिमिनल नेटवर्क से जुड़े टेररिस्ट जब पकड़े गए तब उनके पास फेक इंडियन करेंसी मिली। दिल्ली में अरेस्ट हुआ टेररिस्ट ने कंफर्म किया कि कश्मीर बेस्ड मिलिट्री ग्रुप ISI के साथ मिलकर FICN ऑपरेशन चला रहे थे, मतलब नकली नोट बना रहे थे और ये पूरी सप्लाई ISI के कंट्रोल में थी। और उस टेररिस्ट ने ये खुद माना कि इस पैसों का इस्तेमाल टेररिज्म में फंड के लिए किया जाता था। अगर ये चीजें अगर एक फिल्म अगर दिखा रही है तो क्या वो फिल्म प्रोपोगेंडा है? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक एस्टिमेट लगाया गया कि साल 2010 में 1500 से 1700 करोड़ नकली पैसा भारत में मौजूद है और ये 2012 तक 2500 करोड़ तक पहुंच गया। मतलब इतना पैसा भारत के मार्केट में था। मतलब ये सिर्फ एक अनुमान था, हो सकता है कि इससे भी ज्यादा पैसे भारत के मार्केट में हों। आइए चैप्टर 3 में समझते हैं कि नोटबंदी का क्राइम और पाकिस्तान पर क्या असर पड़ा। अगर आपका दिमाग अगर बंद नहीं है तो आप सोच सकते हो, जो नकली करेंसी पाकिस्तान में प्रिंट हो रही थी, खनानी एंड कालिया कंपनी के पास स्टॉक थी, जो फेक करेंसी भेजे जा चुके थे भारत के लिए, जो फेक करेंसी भारत के अंदर ऑलरेडी मौजूद थी, वो नोटबंदी के बाद सिर्फ एक ही झटके में वो कागज का टुकड़ा बन गई। वह मशीन, वह टेक्नोलॉजी जिससे भारत की नकली नोट छापी जाती थी, वो मशीन बेकार हो गया। फिर एक रिपोर्ट सामने आती है कि जो खनानी एंड कालिया ग्रुप का जो ओनर था, जो दोनों भाई थे, उसमें से एक सुसाइड कर लेता है। टेररिज्म की फंडिंग इंस्टेंट रुक गई। ये आपको प्रोपोगेंडा लग रहा है? भाई थोड़ा सा टाइम निकालो और थोड़ा सा पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ने का टाइम है तो आज के टाइम पर AI का जमाना है। आप ग्रॉक से पूछ लो, क्लाउड से पूछ लो, परप्लेक्सिटी से पूछ लो, वो आपको इसका जवाब दे देगा। वह फिल्में जिसमें पाकिस्तान को नॉर्मलाइज किया जाता था, ISI को ऐसे दिखाया जाता था कि वो तो भारत का शुभचिंतक है। ISI के एजेंट के साथ रोमांस, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बच्चे भारत का राष्ट्रीय गान गाते हैं। वह फिल्म प्रोपोगेंडा नहीं था, लेकिन इसमें पाकिस्तान की औकात क्या दिखा दी। यह फिल्म प्रोपोगेंडा हो गई। अतीक अहमद जैसे लोग सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं थे, वो क्राइम, पॉलिटिक्स और पैसे का एक पार्ट थे। डीमोनेटाइजेशन के बाद यह सिस्टम क्रैक हुआ, कैश फ्लो रुक गया, उनका नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ। तो क्या नोटबंदी से फेक पैसे वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई? तो इसका आंसर है नहीं। इनफैक्ट क्राइम कुछ देर के लिए रुक सकता है, लेकिन उसे पूरी तरह से खत्म करना ये पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान ने फिर से नया नोट बनाना अडॉप्ट कर लिया। कुछ समय तक ये रुका, बट ये फिर से शुरू हो गया। देखिए, अगर नोटबंदी अगर 100% सक्सेस नहीं हुआ तो आप उसे 100% फेलियर भी नहीं कह सकते हो। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपने सोचने की कोशिश की है कि ISI इंडियन करेंसी को प्रिंट कैसे कर लेता है? तो देखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश अपने नोट बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता था, उन मटेरियल्स को वो फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते थे। जैसे यूके की कंपनी डेलारू, USA की कंपनियां होती थी, जर्मनी की कंपनियां और स्विट्जरलैंड जैसी कंपनियों से। इन देशों से पेपर, थ्रेड, इंक और होलोग्राम जैसी चीजें आती थी। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब आप 500 के नोट को जब आप लाइट के सामने रखोगे तो उसमें आपको गांधी जी की एक हिडन फेस देखने को मिलती है। ये जो टेक्नोलॉजी या फिर आप इसे सिक्योरिटी कह लो, इस सिक्योरिटी फीचर को 95% जर्मनी से भारत इंपोर्ट करता था। मतलब ये सिक्योरिटी फीचर जर्मनी से मंगवाई जाती थी। भारत में हर साल 22,000 मैट्रिक टन पेपर इस्तेमाल होता था और ये कागज के नोट बनाने के लागत का 40% हिस्सा था, जिन पर 3,421 रुपए खर्च होते थे। दोस्तों, आप जरा इमेजिन करो, एक ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान के लिए भी पैसे प्रिंट कर रही है और भारत के लिए भी। मतलब दोनों ही देश के नोट का पेपर बिल्कुल एक जैसा, सेम क्वालिटी, सेम केमिकल, सेम सिक्योरिटी फीचर। और इसी कमजोरी का फायदा उठाया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान 3 शिफ्ट में पैसे छापती थी। 2 शिफ्ट में वो पाकिस्तान के लिए पैसे छापती थी और 1 शिफ्ट में वो भारत की नकली नोटों को छापा करती थी। इतना असली, इतना परफेक्ट कि कोई उसे पकड़ नहीं पाता। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं कांग्रेस को क्या कहूं।
2010 में प्रणब मुखर्जी ने ब्रिटिश की उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि सेम कंपनी पाकिस्तान को सेम नोट सप्लाई कर रहा है, जिस वजह से इंडिया में हाई क्वालिटी फेक करेंसी फ्लड हो रही थी। लेकिन आप कांग्रेस की एंटी नेशनलिस्ट सोच देखो, ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद भी कांग्रेस उन्हीं से पेपर खरीदता रहा और इसमें नाम आता है अरविंद मायाराम और पी चिदम्बरम का। मायाराम पर आरोप ये लगता है कि उन्होंने होम मिनिस्ट्री से एक स्पेशल परमिशन मांगा, इंटेलिजेंस रिपोर्ट को इग्नोर करके बिना किसी नए टेंडर के इलीगली 3 साल के लिए इस टेंडर को एक्सटेंड कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान को फिर से मौका मिल जाता है। अब मुझे आप बताओ, अगर मैं कांग्रेस को एंटी नेशनलिस्ट ना कहूं तो फिर क्या कहूं? एक बार आप जरा सोच कर देखो, हमारे सैनिक बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, भारत का स्पाई एजेंट पाकिस्तान जा रहा है, कुछ वहां पर पकड़ा जा रहा है, उन्हें बेरहमी से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है और इधर कांग्रेस के अधिकारी उन्हें ही सपोर्ट कर रहे हैं कि आ भाई पाकिस्तान हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर दे। आपको थोड़ा सा भी देशभक्ति नहीं दिखा? स्पाई एजेंट जो अपना लाइफ खत्म कर देता है, अपने को ही मारना पड़ता है सिर्फ देश के लिए, आप वैसे फिल्म को आप प्रोपोगेंडा कह रहे हो। अब सुनो कांग्रेस के चमचों, मेक इन इंडिया के तहत कागज और इंक का प्रोडक्शन भारत में बढ़ा दिया गया। जो न्यू सीरीज के जो नोट आए उसमें ज्यादा सिक्योरिटी फीचर्स थे पुराने नोट्स के मुकाबले। इसे कॉपी करना उतना आसान नहीं था जितना पुराने नोट को कॉपी करना था। नए नोट को पकड़ना ज्यादा इजी हो गया क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर्स थे। अगर आज के नए नोट में अगर ज्यादा सिक्योरिटी फीचर्स आए, जो आईएसआई और पाकिस्तान के एजेंट अगर उसे कॉपी अगर नहीं कर पा रहे, तो मैं मानता हूं कि यह फिल्म प्रोपोगेंडा है। अगर 2026 में पिछले 10 सालों में अगर भारत अगर अपना नोट छाप रहा है तो मैं मानता हूं कि ये प्रोपोगेंडा है। अगर आपके पास अगर इतना सा भी अगर कॉमन सेंस होगा ना, तो आप जरा सोच के देखो, अगर नोटबंदी नहीं होता, वो पुराने पैसे अगर आज भी चल रहे होते, तो आप सोचो आज के मार्केट में उसका क्वांटिटी क्या होता, क्या भारत आज अपना नया पैसा बना पाता? बाकी आपका इस पर क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट में अपनी राय बता सकते। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।